हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिफेंडर्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे BSF RORM 2022 के लिए केमिस्ट्री का पहला टॉपिक। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था उसमें भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। तो इसीलिए केमिस्ट्री की जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें वही टॉपिक्स हम पहले करेंगे जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और इस वीडियो के थ्रू जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर BSF RORM की प्लेलिस्ट में बाकी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आज का वीडियो जो कि होगा केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो 3p ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 3p ऑर्बिटल आपको पता ही है, ये 3 जो होता है ये क्या होता है अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, p होता है सब शेल जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये शेल होती है सब शेल। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रेडियल नोड्स निकालने का, वो होता है n माइनस में l और माइनस में 1। जहाँ n होता है मेन शेल प्रिंसिपल शेल, l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर और ये -1 है। तो n का वैल्यू यहाँ कितना है 3। और जो अपना ये p सब शेल होता है इसके लिए जो l का वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो वो होता है 1। अब लिख कर भी बता देता हूँ यहाँ पर, जैसे n है और यहाँ पर है l। ठीक है, तो या n नहीं आएगा, ओके यहाँ पर ये मैं कर देता हूँ इसको, यहाँ पर शेल लिख देते हैं ना इस तरह से, जैसे s शेल होती है, s सब शेल, p सब शेल, d सब शेल एंड f सब शेल। तो इन सभी के लिए जो l का वैल्यू होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, t के लिए 2 और f के लिए 3। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं फटाफट। तो n का वैल्यू 3, l का वैल्यू क्या है p के लिए, तो p के लिए है 1, तो 3 माइनस 1 माइनस 1, सो 3 माइनस 2 दैट इज 1। ये क्या आ जाएगा अपना आंसर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एंगुलर नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल। तो इस बार पहले रेडियल नोड्स पूछा था, अब एंगुलर नोड्स पूछा है। तो एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस l। ठीक है, तो इसमें भी हम देख सकते हैं, पहले भी 3p के लिए पूछा था, इसमें भी तो करना वही है। अगेन n का वैल्यू कितना है अपना यहाँ पर 3 और l का वैल्यू अभी अभी मैंने बताया था p के लिए क्या होता है, यहाँ देख सकते हैं 1। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस l, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2। यानी कि इसमें एंगुलर नोड्स कितने होंगे, सो ऑप्शन नंबर सी क्या है, 2 इसमें एंगुलर नोड्स होंगे 3p ऑर्बिटल में। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, जो भी नंबर ऑफ शेल्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए n स्क्वायर। तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3 बोला गया, थर्ड शेल की बात कही गई है, यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 9। और वो कौन से ऑर्बिटल होंगे वो भी देख लेते हैं, जैसे 3s होता है, 3p होता है और 3d होता है। ठीक है, ये 3 सब शेल हमें मिलती हैं, जो थर्ड अपनी शेल होती है मेन शेल, उसमें s, p और d। तो क्योंकि s के अंदर एक सिंगल ऑर्बिटल होता है, p के अंदर हमें 3 ऑर्बिटल्स मिलते हैं इस तरह से, और d के अंदर हमें 5 ऑर्बिटल्स मिलते हैं कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 और ये 5। तो टोटल ऑर्बिटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से भी 9 आया और ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज 9। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 2n स्क्वायर। ये आपने पढ़ा भी होगा। तो क्या करते हैं, 2n कितना है 3, 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू में
3 स्क्वायर 9, 2 9 ज़ा 18। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18। इसको देख भी सकते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बनाकर दिखाया था, ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल, और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इसके अंदर, तो 2 इसके अंदर, इसी तरह से पूरा फुलफिल हो जाता है। तो 9 ऑर्बिटल थे, हर एक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 दूनी 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है करेक्ट आंसर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब गोल गोल घूमती है तो उसके पास एक मोमेंटम आ जाता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पर बात की गई। जो इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? रूट के अंदर L एंड L प्लस में 1 एंड H अपॉन में 2 पाई, ये होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पर H क्या है? तो H एक कांस्टेंट नंबर है जिसे प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं, पाई भी कांस्टेंट है। तो L होता है, यही एक वेरिएबल है जिसको बोलते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो सिर्फ और सिर्फ L पर डिपेंड करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पेयर्स ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वैसे तो ये पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जाते हैं हर एक एलिमेंट के अंदर, उससे रिलेटेड है। तो जैसे क्रोमियम होता है अपना, क्रोमियम जो होता है 24 एटॉमिक नंबर होता है, आयरन का होता है 26। तो क्योंकि क्रोमियम 3+ है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। 26 में से Fe3+ है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 23। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम नहीं होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही दोनों में अलग अलग है। ऑप्शन नंबर बी को चेक कर लेते हैं, Fe3। तो अगेन Fe3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मैग्नीज 2+, तो मैग्नीज कितना होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज, 25 पर आता है मैंगनीज। तो 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो बचेंगे कितने? 23। तो मैग्नीज 2+ और आयरन 3+ दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? एग्जैक्टली सेम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज Fe3+ एंड Mn2+। बाकी ऑप्शन सी और डी को भी आप करके देख सकते हैं, दोनों में से किसी में भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। तो जिसमें भी दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फुल किए जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, वो दोनों की सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो जहाँ तक मैटर वेव की बात आ जाती है, तो इसका सबसे पहले आपको पता ही होगा, डी ब्रॉय ने इसके बारे में पता लगाया था, ठीक है, जिसको डी ब्रॉय वेवलेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, ये होती है डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में मोमेंटम, वेयर एच इज प्लांक्स कांस्टेंट एंड पी इज मोमेंटम। मोमेंटम को लिख सकता हूँ मैं एम इंटू में वी। ठीक है, अब क्योंकि इन्होंने बोला इफ ट्रैवलिंग एट द सेम स्पीड, यानी कि वेलोसिटी क्या है? सेम बोली गई है, ये भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है मास के ऊपर। तो यहाँ पर हमसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वेवलेंथ किसकी शॉर्टेस्ट होगी? जिसका मास सबसे ज्यादा होगा। तो इनमें सबसे ज्यादा मास किसका है? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ऑलमोस्ट सेम मास होता है, इलेक्ट्रॉन का काफ़ी कम होता है, और इन सभी से ज़्यादा मास होता है किसका? अल्फा पार्टिकल का। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? He2+। हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो क्या बचता है? न्यूक्लियस बचता है। न्यूक्लियस में कितने इसमें प्रोटॉन होते हैं? क्योंकि हीलियम है तो हाइड्रोजन हीलियम 2 पर आता है, मतलब 2 प्रोटॉन्स। तो 2 प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं, तो सबसे ज़्यादा भारी भी यही होगा। इसका मतलब जो सबसे छोटी वेवलेंथ निकलेगी वो किससे निकलेगी? अल्फा पार्टिकल से। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्फा पार्टिकल। वहीं सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी निकलेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है, तो सबसे बड़ी डी ब्रॉय वेवलेंथ उसमें से निकलेगी। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। तो डीजेनरेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी होती है, ठीक है, उनको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
और सेम एनर्जी किसकी होती है, जब जो अपनी मेन शेल होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो अगर सेम है सभी के लिए, सभी ऑर्बिटल्स के लिए, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो भी सेम होगी, यानी कि उन ऑर्बिटल्स को हम बोल सकते हैं वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में, इसमें दोनों में एन का वैल्यू अलग है, यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो ये तो डीजेनरेट नहीं होंगे। ऑप्शन बी में 3 और 4 अगेन ये भी नहीं हो सकते। ऑप्शन सी में 3 4 3 अगेन ये भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स नहीं है। ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 4dxy 4dy z 4dz²। ठीक है, ये तो बेसिकली ओरिएंटेशन बताता है dxy प्लेन में, dyz प्लेन में, dz²। लेकिन इसमें सभी में n का वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि ये जितने भी ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं इसके, इन सभी की एनर्जी सेम होगी, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कोई न्यूट्रल एटम है जिसका मास दिया है 13 और उसके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स है, तो उस एटम का नाम बताना है हमें। तो देखिए किसी भी एटम को इस तरह से लिखा जाता है, कोई एलिमेंट है, नीचे आता है एटॉमिक नंबर, ऊपर आता है एटॉमिक मास। तो हम यहाँ से पता है कि जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, एटॉमिक मास इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर प्लस में जो अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन को ही बोला जाता है ना, अगर न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पर एटॉमिक मास हमें कितना दिया हुआ है 13, और इन्होंने बोला कितने न्यूट्रॉन्स है 7, तो Z का वैल्यू निकालना है हमें, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, Z का वैल्यू 6, यानी कि एटॉमिक नंबर 6, और 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इस रूल्स में हमें बताना है कि कौन सा, इसमें मैंने कुछ भी ऑप्शन नहीं इंक्लूड किया, ठीक है, कई बार इसमें बस हमें देखकर बताना है कि हुन्स रूल कौन से वाले ऑप्शन से मिलेगा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने क्या बताया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने क्या बोला, और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला। तो देख लेते हैं सबसे पहले अपना हुन्स रूल। तो हुन्स रूल में इन्होंने क्या बोला था ना कि इसका जो बेसिकली ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी से। तो इन्होंने क्या बोला था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, यानी कि ऑर्बिटल के अंदर जब तक हम सभी ऑर्बिटल्स को सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं करते थे उससे पहले उनकी पेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये किसने बताया था, ये बोला था हुन्स रूल ने। वहीं ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ने क्या बोला था, तो इन्होंने बोला था कि जो ग्राउंड स्टेट होती है एटम की, उसमें ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो फिल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि जो ऑफ-बाउ ने बोला, इन्होंने बोला कि जो हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं एटम के अंदर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं, यानी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है पहले या जिसकी एनर्जी कम है जिस ऑर्बिटल की, उसको पहले फिल करते हैं, जिसकी ज़्यादा एनर्जी है उसको बाद में फिल किया जाता है। तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ई से, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। वहीं अगर मैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की बात करता हूँ, तो इन्होंने ये बताया था कि जो 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जिसमें n l m और जो s होता है, ठीक है, 4 ये क्वांटम नंबर्स होते हैं, तो इन्होंने बोला था कि ये चारों जो है ना ये किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए सेम नहीं हो सकते, 3 सेम होंगे तो कोई एक डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम के लिए सेम नहीं हो सकते। तो ये किससे मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से। इसमें बोला गया है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, तो ये ए से मिल जाएगा। बचता है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये तो बहुत ही सिंपल है। इन्होंने बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन को और उसके मोमेंटम को एट द सेम इंस्टेंट नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो इन्होंने बोला था इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली, एक साथ बताना ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी से। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कई बार एग्जाम में इससे हो सकता है कि आपसे कोई भी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसमें बताना है आइसोटोन्स क्या होते हैं। तो देखिए आइसोटोन बहुत ही सिंपल है, आपने आइसोटोप पढ़ा होगा कि जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है डिफरेंट मास नंबर होता है। आइसोबार पढ़ा होगा जिसमें सेम एटॉमिक मास होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है। फिर वो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ पढ़ी होंगी आपने जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
उसी तरह से आइसोटोन्स होते हैं, इसमें क्या होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी in the velocity of a wagon of mass 4000 kg whose position is known as accurately of plus minus 10 मीटर। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हेजनबर्ग की सभी को जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो पता होनी चाहिए कि जो एरर है पोजीशन में इनटू में एरर इन द मोमेंटम इज इक्वल्स टू और इक्वल टू और लेस देन h अपॉन 4 पाई, ये इन्होंने बताया था। तो यहाँ से हमें डेल्टा पी क्या होता है मोमेंटम, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इंटू में मास इंटू में डेल्टा वी इक्वल्स टू और इक्वल टू और मोर देन एच अपॉन में 4 पाई। तो हमें क्या बताना है अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वी बताना है। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा एच अपॉन में 4 पाई और यहाँ से आ जाएगा डेल्टा एक्स इंटू में एम। इन सभी का हमें वैल्यू पता है, हम रख देते हैं। एच का वैल्यू पता ही है हमें, एच का वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 होता है। ठीक है, तो मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको बता देता हूँ 6.63 इंटू 10 की पावर या 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये आ गया एच का वैल्यू। फिर नीचे पाई लिख लेते हैं 4 पाई, 4 इंटू में पाई पता ही है 22/7 और मास का वैल्यू इन्होंने कितना दिया है वो भी लिख लेते हैं और डेल्टा एक्स क्या दिया है वो भी देख लेते हैं। तो मास क्या दिया हुआ है इन्होंने 4000 kg और डेल्टा एक्स दिया है प्लस माइनस 10। तो 4000 kg को मैं लिख लेता हूँ कैसे 4 इंटू 10 की पावर 3 और जो अपना ये इन्होंने दिया है मास का मास तो लिख लिया, डेल्टा एक्स दिया है प्लस माइनस 10। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10। तो इसको जब हम पूरा कैंसिल करेंगे ना यहाँ से लेकर, तो कैंसिल होने पर मैं डायरेक्ट सीधा आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो अप्रॉक्स आएगा आपका 1.3 इंटू 10 की पावर माइनस 39। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको मेथड पता होना चाहिए बिल्कुल ठीक से, तो आप कैलकुलेशन तो आसानी से कर ही लेंगे, बाकी मेथड आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी नोडल स्फेरिकल नोडल सर्फेसेस आर देयर इन 4s सबशेल। तो स्फेरिकल नोडल सर्फेसेस जब भी आपसे पूछा जाता है तो आपको सिंपली क्या करना होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n-1। n-1 निकाल लेते हैं, n का वैल्यू यहाँ 4 है, -1 दैट इज 3। तो 4s जो अपना यहाँ पर सबशेल है उसके अंदर कितनी नोडल सर्फेसेस होंगी स्फेरिकल नोडल सर्फेसेस, तो उसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी जो आइंस्टाइन ने बताया था, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि जो भी एनर्जी हम एमिट करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर, अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए उसकी एनर्जी से, तो वो जो जितना डिफरेंस होता है वो किसके बराबर आता है काइनेटिक एनर्जी के। मतलब कि एच न्यू माइनस में एच न्यू नॉट। ठीक है, तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि इलेक्ट्रॉन को चाहिए ही निकलने के लिए एटलीस्ट बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। जो डिफरेंस होता है वो सारा काइनेटिक एनर्जी ले लेता है वो इलेक्ट्रॉन, जिससे वो बाहर निकल कर भाग जाता है। ठीक है, तो एच न्यू क्या होता है, ये एनर्जी है ये भी एनर्जी है, मतलब कि डेल्टा ई लिखा हुआ है चेंज इन एनर्जी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो काइनेटिक एनर्जी के। तो डेल्टा ई यानी कि जो एनर्जी है या फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी के बीच में उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी जो फोटो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा मेटल के अंदर से। तो फ्रीक्वेंसी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज द बाल्मर ट्रांजिशन n बराबर 4 टू n बराबर 2 ऑफ हीलियम स्पेक्ट्रम। तो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/λ क्या होता है, ये होता था रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन में n1 स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में n2 स्क्वायर, और यहाँ पर आता था z का स्क्वायर। z क्या है एटॉमिक नंबर। तो ये RH को मैं एज इट इज रहने देता हूँ। कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 2। वैसे भी बाल्मर सीरीज है तो हम सेकंड वाली शेल में ही जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है। तो 1 अपॉन में
4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस में 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 और z, तो हीलियम के लिए z क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे 16 माइनस में 4, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा ये करके देख लेते हैं 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस में 1 इंटू में 4, तो 4 से 16 कट जाएगा 4 पर, तो 3 यहाँ 4 यहाँ, तो 3/4 RH। तो क्या आ गया 3/4 रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है 1/λ के। अब यही वाली वेवलेंथ हमें कब चाहिए, हमें बताने की हाइड्रोजन एटम में कौन से जो शेल है वहाँ से हम ट्रांजिशन करें कि यही वेवलेंथ हमें मिल जाए। बोला भी गया है व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज बाल्मर ट्रांजिशन। तो लगा लेते हैं अब उसके लिए भी फॉर्मूला। तो अगेन 1/λ का वैल्यू दिया, ये यही वेवलेंथ आनी चाहिए, तो 3/4 RH इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर RH लगा देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ एक बारी मैं दोबारा इसको रब करके लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आएगा RH और 1 अपॉन में N1 स्क्वायर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए लगा रहे हैं, माइनस में 1 अपॉन में N2 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये हमें निकालना, तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही सिंपल से कि RH से RH कैंसिल, मतलब कि 3/4 इक्वल्स टू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो N1 और N2 की जगह क्या रखना चाहिए कि आंसर 3/4 आ जाए। तो अगर मैं N1 को 1 रखता हूँ और N2 को 2 रखता हूँ, तो देख लेते हैं क्या आता है, 3/4 क्या आ पा रहा है या नहीं। तो N1 की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस में 1/N2 का स्क्वायर, N2 को रख रहा हूँ 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3/4, तो वही चीज़ आ गई है। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सा ट्रांजिशन होगा, n बराबर 2 से लेकर n बराबर 1 में। यानी कि सेकंड शेल से जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में आएगा, तो वहाँ से जो एनर्जी रेडिएट होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सेम वेवलेंथ होगी जो बाल्मर सीरीज में n बराबर 4 से n बराबर 2 में जो एनर्जी निकलेगी उसकी वेवलेंथ होगी। तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्रॉम सेकंड शेल टू फर्स्ट शेल। इसमें पूछा गया हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन से ऑर्बिटल की है। तो एनर्जी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, n प्लस में l। यहाँ से आप एनर्जी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। n क्या है, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो जिसका ये वैल्यू ज़्यादा आता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो s के लिए मैंने पहले भी बता रखा था कि l का वैल्यू क्या होता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ठीक है, s p d f। अब इसमें देख लेते कितना आता है। 7s की एनर्जी क्या होगी, n का वैल्यू 7, l का वैल्यू क्या होता है s के लिए 0, तो एनर्जी आई 7। 6p के लिए देख लेते हैं, ये था 7s के लिए, 6p का देखेंगे तो n का वैल्यू 6, p का वैल्यू 1, एनर्जी आई 7। 5d के लिए देखते हैं, तो n का वैल्यू 5, d का वैल्यू कितना है 2 होता है l के d के लिए, l का वैल्यू, तो 5 + 2 7, और 4f, तो 4f, 4 प्लस में f का ये l का वैल्यू क्या होता है f के लिए 3। तो सभी की एनर्जी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब एनर्जी सभी की सेम आ जाती है तो उसमें देखा जाता है जिसका n का वैल्यू बड़ा है वही क्या होती है, उसकी हाईएस्ट एनर्जी होती है। तो इसमें n का वैल्यू किस में बड़ा है, 7s में, तो यही क्या होगा, आंसर होगा सबसे ज़्यादा एनर्जी 7s की, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 4f की। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसमें बोला गया पाश्चन सीरीज वेवलेंथ लाइज इन विच रीजन। तो कौन से रीजन में लाई करती है, तो आपने ये सीरीज पढ़ी होंगी, मैं लिख देता हूँ, लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, और यहाँ पर आता है फंड। ये सीरीज पढ़ी होंगी, इनका याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका, कौन से रीजन में लाई करती है, तो यू, यहाँ पर वी, और यहाँ तीनों में आई, आई और आई। यू से लेमन की जो सीरीज होती है वो अल्ट्रावॉयलेट में फॉल करती है, बाल्मर की विजिबल में, बाकी ये तीनों किस में, इंफ्रारेड रीजन के अंदर। तो हमसे पूछा गया बाल्मर सीरीज कौन सी वेवलेंथ को एमिट करती है, तो इंफ्रारेड वाली
रीजन में इसकी वेवलेंथ होती है, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंफ्रारेड। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? तो इसमें बोर का जो मॉडल था उसके थ्रू हमने जो बोर ने बताया था बेसिकली एनर्जी जो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस तरह से रिलेट करती है। तो उन्होंने कई फॉर्मूले दिए थे, तो उसमें जो एक एनर्जी वाला फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह था कि एनर्जी जो होती है nth शेल की वो बराबर क्या होती है, तो वो बराबर होती है -13.6 अपॉन में n²। ठीक है, और ये किस में होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। ठीक है, पर एटम। तो यहाँ से देख सकते हैं एनर्जी का रिलेशन प्रिंसिपल क्वांटम शेल के साथ किस तरह से है, तो इनवर्स रिलेशन है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। मतलब कि एनर्जी ऑफ एनी nth शेल इज प्रपोर्शन इनवर्स प्रपोर्शन टू -1/n²। तो इनवर्स प्रपोर्शन है वो भी नेगेटिव, तो इनवर्स प्रपोर्शन टू -n², ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इनवर्स प्रपोर्शन टू -n²। इस क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन n बराबर 6 टू ड्रॉप टू द ग्राउंड स्टेट, यानी कि n बराबर 6 से कहाँ पर गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1 में। तो कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एमिशंस हो सकती हैं। बहुत सिंपल होते हैं इस तरह के क्वेश्चन, हमें बताना है n जैसे 6 से हो सकता है वो 5 पर गिर जाए, 6 से हो सकता है 4 पर आ जाए, 6 से तीसरी शेल में आ सकता है, 6 से दूसरी शेल में। तो इस तरह से कितने पॉसिबल आउटकम बन सकते हैं मैक्सिमम। तो सिंपल तरीका क्या है, दोनों को माइनस कर लो, 6 में से 1 गया, बचता है 5। अब क्या करते हैं, 5 से उल्टा चलने लगते हैं और सभी को ऐड कर देते हैं। 5 से कम 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो मैक्सिमम पॉसिबल एमिशन कितने हैं 15, या फिर आप NC2 से भी निकाल सकते हैं कॉम्बिनेशन का यूज़ करके। n क्या है यहाँ पर 6 और ये क्या है C2, तो 6C2 का फॉर्मूला लगा कर भी आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल मतलब कि 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 इंटू में 5 और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, नीचे 2, 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं, NC2 फॉर्मूले का यूज़ करके भी आ जाएगा आंसर 15 और वैसे भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोला गया है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस, कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालनी है, तो बहुत ही आसान है इसको भी निकालना। अगेन अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली दी हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², मास भी पता है और काइनेटिक एनर्जी भी पता है, रख लेते हैं 3 × 10⁻⁻25 बराबर है 1/2 इंटू में 9.1 इंटू में 10⁻31 और यहाँ पर v²। तो इसको उधर ले जाएंगे तो v² बराबर क्या आ जाएगा 3 × 2 × 10⁻25 और इसके नीचे क्या आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आसानी, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे फिर इसका रूट ले लेंगे। तो ये लगभग 812 के आसपास आएगा। ठीक है, 812 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या आएगी वेलोसिटी आएगी उस इलेक्ट्रॉन की। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 812 मीटर पर सेकेंड। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।